हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आपका हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक बूस्टर में स्वागत है। आज इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो है जिसमें आज हम जानेंगे शास्त्रीय भाषाओं के बारे में कि अभी इनकी संख्या कितनी है। इसी तरीके से और देखेंगे भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, कहाँ-कहाँ ये किए जाते हैं, किस-किस स्टेट से संबंधित हैं। भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट के भी बारे में जानेंगे कि कौन-सा न्यूक्लियर प्लांट कहाँ है और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है। भारत का जो है टारगेट कितना है कि हमने जो है 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। तो इसके अलग-अलग रूप देखेंगे कैसे हैं। भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ देखेंगे कि भारत की पहाड़ियाँ किन-किन स्टेट में स्थित हैं और इसी तरीके से जो बंदरगाह हैं भारत के, उन बंदरगाहों के बारे में भी देखेंगे। भूकंप देखेंगे क्योंकि अभी हाल ही में जो है म्यांमार में भूकंप के झटके आए हैं जिसमें बहुत लोग घायल हो चुके हैं और बहुतों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो उन सबको देखेंगे कि म्यांमार में कैसे आया, क्यों आया, इतना भयानक क्यों आया। इसी तरीके से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, प्लेटों का काम क्या है, कैसे कहाँ भूकंप आते हैं नहीं आते हैं, इन मैप के माध्यम से समझेंगे। म्यांमार में जो भूकंप की स्थिति है उसके बारे में देखेंगे कि वहाँ भूकंप कैसे आया। तो चलिए ठीक है, हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। अभी जो है भारत में क्लासिकल जो लैंग्वेज है वो मेनली 11 हो चुकी हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे इसमें, क्योंकि तमिल जो है 2004 में शामिल किया गया था, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में, मराठी को 24 में, बंगाली को 24 में, यानी यहाँ से यहाँ तक, असमीज को 2024 में, प्राकृत को 2024 में, पाली को भी 2024 में शामिल किया गया। यानी अभी जो 2024 में 5 भाषाओं को शामिल किया गया, इससे पहले 6 भाषाएं थीं। इस तरीके से टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो चुकी हैं। इनका एक क्राइटेरिया भी होता है, क्योंकि ये क्राइटेरिया जो है क्राइटेरिया फॉर क्लासिकल लैंग्वेज, इसको सेट किया गया था 2005 में। इसमें कहा गया था कि वो पुरानी होनी चाहिए, यानी 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए और एक वैल्यूएबल हेरिटेज के रूप में उसको होना चाहिए, उसकी वैल्यू भी हो, नॉलेज टेक्स्ट हो और ये जो है कहीं से उधार ना ली गई हो अदर स्पीच कम्युनिटी से। और इसी तरीके से उसमें जो है फिर बाद में जो ये तीसरा नियम है, इसमें एक नियम जोड़ दिया गया कि नॉलेज टेक्स्ट होनी चाहिए, स्पेशली प्रोज टेक्स्ट इन एडिशन टू पोएट्री, एपिग्राफिकली एंड इंस्क्रिप्शनल एविडेंस भी होना चाहिए उसमें। तो हम देखेंगे कि ये जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसका महत्व क्या है, इनको दर्जा क्यों दिया जाता है। तो किसी भी लैंग्वेज को दर्जा इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे उसको अवार्ड मिलता है और एनुअली यानी वार्षिक रूप से स्कॉलर को इसमें जो है अवार्ड दिए जाते हैं और इसका जो है एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाता है हर एक यूनिवर्सिटीज़ में उसको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। और अभी इसमें 28 मार्च 2025 तक कुल 11 भाषाएं शामिल हो चुकी हैं। शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त भाषाएं तमिल हैं, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम, उड़िया है। अक्टूबर 2024 में 5 भाषाओं को इसमें जोड़ा गया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को। इसको आप ध्यान में रखेंगे, एग्ज़ाम में अब पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। इसमें से कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं जो आपके काम का है। जैसे 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं, 8वीं अनुसूची में जो है अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं।
लेकिन पहले जो है इसमें केवल 14 भाषाएं ही थी 8वीं अनुसूची में। ये 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, अब यहाँ पे आप देखें। असमिया हो गई, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। आप इसमें एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि इसमें अंग्रेजी को नहीं शामिल किया गया है, ठीक है। और उन भाषाओं में से केवल 14 को ही पहले शामिल किया गया था। उनको कब कब शामिल किया गया? 14 तो थे ही पहले, फिर 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड के माध्यम से जो है 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर जो है 1992 में 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। 2004 में जो है 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। ठीक है दोस्तों, इन सबको याद करिएगा और चलते हैं आगे। भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं उनकी चर्चा करते हैं। भारत में अभी टोटल जो है 8 क्लासिकल डांस हैं, 8 क्लासिकल डांस। और उसमें से आप देखेंगे इसमें लिस्ट है, इसमें हो गई भरतनाट्यम, हो गई कथक, हो गई कली है, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, और आप देखेंगे उड़िया एंड सत्रिया है। ठीक है दोस्तों, अब इनकी स्थिति देख लेते हैं, ये डांस कहाँ कहाँ किए जाते हैं। जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है, कथक जो है नॉर्थ इंडिया में किया जाता है, कथकली केरला में किया जाता है, कुचिपुड़ी आंध्रा में किया जाता है, मणिपुरी ये भी जो है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में किया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में। मोहिनीअट्टम केरला में किया जाता है, ओडिसी उड़ीसा में किया जाता है, सत्रिया असम में किया जाता है। आप इनके इमेज भी देख सकते हैं कैसे कैसे डांस किए जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये दोस्तों ऐसा मटेरियल है, आपको यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। अभी आर ओ या PCS या फिर और अदर एग्ज़ाम के क्वेश्चन को उठाएंगे, देखेंगे, आपको इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको मिलते हुए नज़र आएंगे। भारत में जो अभी तक न्यूक्लियर पावर प्लांटों की संख्या जो भारत में है, ये इतने रिएक्टर जो है कार्यरत है, 24 रिएक्टर कार्यरत हैं। और उनकी जो क्षमता है अभी 8180 मेगावाट की है, लेकिन इसे बढ़ाकर 31-32 में इसे 22,480 मेगावाट करने की योजना है। अब भारत में 24 परमाणु रिएक्टर प्रचालन में हैं। 8 रिएक्टर जो है 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में फैले हुए हैं। टोटल 8 स्टेट है, उनमें से जो है 8 स्टेट क्या 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, उनमें जो है 24 रिएक्टर हैं। ठीक है, इनकी कुल ऊर्जा क्षमता कितना है 8180 मेगावाट है। सरकार की योजना है कि 31-32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने की है। केंद्रीय बजट में जो है एक लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों की बात की गई है, परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई है। इसके अनुसंधान और विकास के लिए जो परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई है। सरकार का लक्ष्य कि 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन और परिचालन योग्य लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों को विकसित करना। ठीक है, ये जो असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का संचालन है परमाणु ऊर्जा विभाग करता है। असैन्य का मतलब आप समझिए जो आम नागरिक हैं उनके उपभोग के लिए जो भी ऊर्जा विभाग जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं वो परमाणु ऊर्जा विभाग जो है संचालित करता है। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड जो है परमाणु ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, यानी ये एक संस्था है। पूछा जाएगा कि जो भी पावर प्लांटों से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांटों से, वो कौन, इसके उत्पादन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो एक भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड है जो इसके लिए जिम्मेदार है। भारत का एक टारगेट भी है 2047 तक 100 मेगावाट ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। ये टारगेट भी आप लोग ध्यान में रखिएगा
कि कब तक जो है भारत जो है 100 मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल कर सकता है, तो 2047 तक है। आगे देखते हैं इन संयंत्रों की स्थिति कहाँ पे है, आपको दिखाते हैं। हरियाणा में एक गोरखपुर है, इसी तरीके से यूपी का नरौरा है, राजस्थान का रावत भाटा होगा, और इसी तरीके से माही बनासवाड़ा है राजस्थान में ही। और आगे देखते हैं, गुजरात में काकरापार है, गुजरात में मीठी वर्दी भी है, और चुटका जो है एमपी में है। और एक और दिखाते हैं आपको, भीमपुर, ये महाराष्ट्र और यूपी, महाराष्ट्र और एमपी के जो है बॉर्डर पे स्थित है। इसी तरीके से हरिपुर है पश्चिम बंगाल में, कोवडा जो है आंध्रा में है, तारापुर जो है महाराष्ट्र में है इधर, और तारापुर यहाँ से दिखाई देगा आपको। इसी तरीके से चेन्नई यानी तमिलनाडु में कलपक्कम है, और तमिलनाडु में ही कुडनकुलम है। कैगा जो है आपको यहाँ पे आपको दिखेगा कर्नाटका में है, और जैतापुर जो है महाराष्ट्र में है। तो आपको इन सब में जो है आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो बिजली का उत्पादन है परमाणु ऊर्जा द्वारा एक कैगा में होता है। कैगा का 4 गुणे 220 मेगावाट यानी 880 मेगावाट जो बिजली का उत्पादन होता है। अभी ये हाल ही में एमपीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ। आपने पहाड़ियाँ तो देखी होंगी, लेकिन इन पहाड़ियों का लोकेशन आपको सही से नहीं मिल पाता है, इसलिए हमने एक मैप लाया है जिसके थ्रू आपको बताते हैं कि इन पहाड़ियों का लोकेशन कहाँ है और कैसे है। देखिए यहाँ पे अरावली रेंज है ये वाला, उसका जो सबसे उच्च शिखर माउंट आबू है। इसी तरीके से बीच में ही आप देखेंगे ये वाला रीजन, ये बिंद है, बिंद स्कारलैंड है। और आगे देखेंगे आप ये वाला रीजन कैमूर पहाड़ी है, और इसके आगे देखेंगे तो सोनपुर, ये वाला रीजन सोनपुर हिल है, ठीक है। मिलान हिल आप देखेंगे इस साइड में है मिलान हिल, और यहाँ पे आप देखेंगे रामगढ़ हिल है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ये जो बिहार वाला रीजन है, बिहार और पश्चिम बंगाल के साइड का, यहाँ पे राजमहल हिल। और इधर आप देखेंगे उड़ीसा हिल है, और गरजात पहाड़ियाँ जो भी है ये भी उड़ीसा का ही भाग है। नयागढ़ हिल जो है ये लगभग उड़ीसा में ही पड़ता है आपको। नर्दन सरकार जो है ये भी उड़ीसा का ही, उड़ीसा और आंध्रा के बॉर्डर पे है नर्दन सरकार। आगे चलते हैं, दिखाते हैं। यहाँ आपको दिखेगा नल्ला मल्ला हिल, ये वाला रेंज यहाँ से, और उसके नीचे ही वेनुकोंडा हिल है, और उसके नीचे आप देखेंगे पालकोंडा हिल यहाँ पे है, और नागरी हिल भी आपको यहाँ दिख रहा होगा, जवादी हिल है, फिर सेवराय है, फिर पंचमलाई है, फिर सिरपुर है, सिरमलाई हिल, फिर पालनी की पहाड़ी यहाँ पे है, और इसके बाद जो है वर्षुनाथ हिल यहाँ पे। सबसे जो साउथ का है वो कार्डमम हिल है। इसी तरीके से अन्नामलाई हिल की सर्वोच्च चोटी जो है अनाईमुडी है, और नीलगिरी की नीलगिरी जो है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु और कर्नाटका के जो बॉर्डर है उस पर ट्रांजैक्शन पे स्थित है नीलगिरी हिल। उसका सर्वोच्च जो चोटी है वो दोदा बेटा है। और यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले रीजन में, तो यहाँ आप पाएंगे ये अजंता हिल है, ठीक। इधर मैकाल हो गया, अजंता का हो गया, फिर बालाघाट हो गया, फिर हरिश्चंद्र, ये वाली पहाड़ी हरिश्चंद्र रेंज है, फिर इधर जो है सतमाला है, और इधर आप देखेंगे ये वाला रीजन सतपुड़ा का है, और इधर ये बिंदन हो गया। राजमहल हिल का ही विस्तार इधर भी है, मेघालय में भी। तो इतनी सारी पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों को ध्यान में रखें।
क्योंकि हर एग्ज़ाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। पश्चिमी घाट में आपको दिखाते हैं कि पश्चिमी घाट किसको किसको बोलते हैं। पश्चिमी घाट मेनली जो है, इधर आपको दिखाते हैं पश्चिमी घाट को, मेनली गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इधर गोवा है, इधर कर्नाटका है, केरला है और तमिलनाडु। मतलब ये 5 स्टेट ऐसे हैं जिसमें जो है पश्चिमी घाट का विस्तार पाया जाता है। 5 क्या, इधर देखते हैं। अब इधर आप देखेंगे तो इनके इसको स्थापित करने के लिए कुछ कमीशन बनाए गए थे। वो कमीशन दिखाते हैं। हाँ, यहाँ पे है कमीशन है। एक गाडगिल कमेटी है, 2011 में वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल बना था। रिकमेंड किया था ऑल ऑफ वेस्ट, जो वेस्टर्न घाट है, इज डिक्लेयर एन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया घोषित करने की बात की थी। ओनली लिमिटेड डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे, और अलाउ इन ग्रेडेड जोन की बात इन्होंने किया था। फिर कस्तूरी रंजन कमेटी आती है 2013 में। इन्होंने रिकमेंड किया है कि होल ओनली 37% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट बी ब्रॉट अंडर एसए। एसए का मतलब आप लोग देखे रहे होंगे, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, प्लस कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग। यहाँ जो है माइनिंग को बैन किया जाए, क्वेरिंग एंड सैंड माइनिंग को बंद किया जाए। आगे देखते हैं क्या है। भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं, तो अभी मेनली जो है 13 बंदरगाह हैं। इनमें से आप देखेंगे कांडला, इधर जो है दीनदयाल पोर्ट, इसको कांडला पोर्ट बोलते हैं, गुजरात में है। मुंबई पोर्ट हो गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी नावा सेवा बंदरगाह, मर्मुगांव पोर्ट जो है ये गोवा में पड़ता है। इसी तरीके से न्यू मंगलेर पोर्ट कर्नाटका में, कोचीन केरल में हो गया, और कोलकाता पोर्ट कोलकाता में हो गया। और इसी में सब्सिडरी है हल्दिया पोर्ट, पार्ट ऑफ कोलकाता पोर्ट का ही है। पारादीप जो है उड़ीसा में है, और विशाखापट्टनम आंध्रा में है। कामराजार पोर्ट यानी इसको इन्नौर पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में है। इसी तरीके से वीओ चिदम्बरम पोर्ट यानी तुतुकोडी या तुतुकोरिन पोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इसी तरीके से गलतिया बे पोर्ट जो है अंडमान निकोबार में है। लेकिन इसको देखते हैं आगे। पूर्वी तट पे जो स्थित बंदरगाह हैं, इनमें से चेन्नई बंदरगाह है। तमिलनाडु में स्थित यह बंदरगाह कंटेनर युक्त और थोक माल यानी कंटेनर युक्त और थोक माल का संचालन करता है। इसी तरीके से विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है, पूर्वी तट पर थोक माल के लिए एक प्रमुख बंदरगाह है, जो लौह अयस्क कोयला और कच्चे तेल का प्रबंध करता है। पारादीप उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में एक कृत्रिम गहरे पानी का बंदरगाह है, जो महानदी और बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से कोलकाता जो पोर्ट है, पूर्वी भारत में एक प्रमुख नदी बंदरगाह है, जो कोलकाता और हल्दिया दोनों गोदियों का प्रबंधन करता है। हल्दिया डाक कॉम्प्लेक्स जो है पश्चिम बंगाल में स्थित कोलकाता का एक उपग्रह बंदरगाह है। इन्नौर पोर्ट आप देखेंगे भारत का पहला निगमित कारपोरेट बंदरगाह इसको बोलते हैं, चेन्नई के पास स्थित है। ये आईएएस का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं पश्चिमी घाट में कौन कौन से बंदरगाह हैं। मुंबई पोर्ट हो गया, पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है, ये ध्यान में रखिए, पूछा जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नावा सेवा पोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा जो है कंटेनर बंदरगाह है, जो मुंबई के पास स्थित है। कांडला कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में। यह गुजरात का एक प्रमुख बंदरगाह जो महत्वपूर्ण मात्रा और माल आयात का संचालन करता है। मुंद्रा पोर्ट जो है गुजरात में स्थित भारत का सबसे बड़ा निजी तौर पर प्रतिबंधित बंदरगाह। ठीक, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछा जाता है। अभी हाल ही में जो है एक क्वेश्चन आया था। और न्यू मंगलौर पोर्ट जो है, एक कलर चेंज करते हैं इसको, न्यू मंगलौर पोर्ट आप देख ही रहे होंगे। ये अरब सागर में स्थित प्रमुख बंदर है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाता है। कोचीन बंदरगाह केरला का है, जो बैक वाटर से जुड़ी प्राकृतिक खाड़ी में स्थित है।
इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, क्योंकि ये बैक क्वार्टर वाला भी जो पूछा जाता है कोचिन। तूतुकुड़िन बंदरगाह ये दक्षिण यानी भारत के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित बंदरगाह जो तूफानों से सुरक्षा प्रदान करता है। मर्मुगांव जो है आप देखेंगे, मर्मुगांव बंदरगाह गोवा में स्थित है। अपने जो है गहरे पानी के लिए जाना जाता है, मर्मुगांव गहरे पानी के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे आप देखेंगे जो एक पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। भूकंप अभी म्यांमार में भी आया, लेकिन भूकंप की संरचना कैसे बनती है, कैसे आते हैं और कितना तबाही करते हैं, उनमें कितनी तरंगे होती हैं, इन सबका विस्तार से देखते हैं। तो चलिए भूकंप के बारे में देखते हैं। इसमें 2 तरंगे होती हैं दोस्तों, जैसे पी तरंग है, ठीक, 2 नहीं 3 तरंगे होती हैं, पी एस, और इसमें एक होती है सरफेस वेव हो गई, एक यल हो गई, और एक रिले करके आती है वो। पी तरंगे भूकंप के केंद्र से दूर जाती हैं, जहाँ चट्टानें ठोस तरल गैस यानी ठोस में भी जा सकती है, तरल में और गैस में, यानी पी तरंग तीनों में गमन कर सकती है तथा पृथ्वी के सभी भागों से होकर गुजरती है। यह तरंग क्या करती है, केवल ठोस माध्यम में यात्रा कर सकती है, पृथ्वी के तरल बाहरी कोर के माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे पी तरंग है, आपको लगेगा जैसे जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को खींचा जाए तो उस तरीके से कुछ इसमें गति रहती है। और ये जो यस तरंगे होती हैं, ग्राउंड टू शेक अप लैंड डाउन एंड साइड वे, मतलब ये लहर ऐसे ऐसे उत्पन्न होती है इस तरीके से। और लब तरंगे जो होती हैं, इसमें क्या देखिए, ये ज़मीन खिसक जाती है, कोई पॉट इधर गया, कोई इधर आया, कोई इधर गया, कोई इधर आया, इस तरीके से। और सबसे ज़्यादा जो क्षति होती है वो रिले वेव में होता है, क्योंकि इसमें पूरी ज़मीन टूट जाती है। देखिए यहाँ खंभे हैं, खंभे लगे हुए हैं, इस खंभे के तार टूट गए आपस में। लेकिन इन तीनों में, क्योंकि यहाँ ज़मीन का केवल जो है फैलाव सिकुड़न होता है इसमें पी वाले में, तो इसमें तार टूट जाते हैं, खंभे खड़े रहते हैं। इसमें भी देखिए खंभों में लहर है, यानी तारों में लहर आ गया है। और यहाँ पे तार तो सेम रहेगा, तार नहीं टूट सकता, लेकिन इसमें देखिए रिले वेव में खंभे के तार भी टूट गए, खंभे भी लटक गए। तो आगे देखते हैं इधर प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। प्लेट टेक्टोनिक में क्या है, मेनली कुछ मेन प्लेटें हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, ये पीला वाला रीजन है। यूरेशियन प्लेट हो गई, यहाँ से लेके ये सब जितना रीजन है यूरेशियन का है। पैसिफिक जो नीला वाला जो है ये पैसिफिक प्लेट है। ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलिया से लेके पूरा यहाँ तक। इंडियन प्लेट है, सोमाली प्लेट है, फिलीपीन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, स्कोटिया प्लेट है, नजका प्लेट, कोकस प्लेट, अरेबियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, चांडीबुका प्लेट। ठीक है, इतनी प्लेटें हैं। इन प्लेटों का आपस में एक यूँ कहें कि इनका आपस में टक्कर होता है कि कोई कोई प्लेट एक प्लेट से टकराती है, कोई दूर जाती है, कोई आपस में रगड़ के निकल जाती है। इस तरीके से प्लेटों का संचलन होता है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे म्यांमार में आया इतना तेज़ी से भूकंप। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हमने आपको दिखाया था कि इसमें एक प्लेट देखिए इस तरीके से जा रही है ऊपर और दूसरी प्लेट नीचे आ रही है। ठीक है, जैसे देखिए इंडियन प्लेट का ये विस्तार है। यहाँ आप देख ही रहे होंगे ये वाला रीजन, ये म्यांमार और इंडिया का है। इंडिया जैसे ऊपर जा रहा है और यूरेशियन प्लेट ऐसे आ रही है, तो इनमें जो है आपस में रगड़ हुआ है। चलिए इसमें दिखाएं आपको। देखिए यूरेशियन प्लेट नीचे आ रही है जबकि इंडियन प्लेट ऊपर जा रही है। तो एक मांडले जगह है म्यांमार में, वहीं पे इसका जो है केंद्र बना था। यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंडियन प्लेट कोलिस्ड विद द यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट के नीचे मतलब आपस में टकराए हैं दोनों, फ्रिक्शन बिल्ड हुआ है, घर्षण बिल्ड हुआ है, एंड दी सेंगेन फॉल्ट बना है। इसमें सेंगेन फॉल्ट जो बिंदु बनी है सेंगेन फॉल्ट। ठीक है, द फॉल्ट स्लिप along 200 किलोमीटर स्टेशन विच रिलीज एनर्जी फेल्ट द
फेल्ट एज एन earthquake। 200 किलोमीटर नीचे था, लेकिन कहीं कहीं इसको आप देखेंगे मतलब 200 किलोमीटर दूर तक जो है इसकी एनर्जी गई है। इसी तरीके से अब क्यों आते हैं म्यांमार में इतने भूकंप, तो ये देखते हैं। इंडिया प्लेट और ये दो प्लेटें हैं, इंडिया प्लेट हो गई, यूरेशियन प्लेट, अलग अलग दिशा में चलती हैं, ठीक है। एक उत्तर तो दूसरी दक्षिण में। यहाँ म्यांमार को बीचों बीच से होकर ये गुजरती हैं। प्लेटें अलग अलग गति से क्षैतिज रूप से एक दूसरे के पास से गुजरती हैं। इसे स्ट्राइक स्लिप भूकंप आते हैं, ठीक है। भूकंप की कम गहराई का मतलब है कि नुकसान अधिक होगा, ठीक, गंभीर होगा। म्यांमार में भूकंप का केंद्र महज 10 किलोमीटर गहराई पर स्थित था, इसलिए नुकसान ज़्यादा हुआ, ठीक है दोस्तों। अगर यही गहराई जो है ज़्यादा रहती, 400-500 किलोमीटर या 150-200 किलोमीटर रहती, तो यहाँ से जो नीचे से एनर्जी निकलती ऊपर ऊपर जाते तक जो है उसकी स्पीड या उसकी जो गति है वो कम हो जाती। लेकिन अब कहिए यहीं 10 किलोमीटर नीचे ही था तो उसकी गति कितनी रही होगी, आप इतने लोग मरे हैं उससे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कम गहराई पर केंद्र होने के कारण भूकंप के केंद्र से सतह तक जाने पर शॉक वेव नष्ट नहीं हो पाती हैं। ऐसे में इमारतों को झटकों की पूरी ताकत झेलनी पड़ती है, और म्यांमार में यही हुआ था। तो दोस्तों इन वीडियो को देख के आप लोग को फ़ायदा ही होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों तक। और डेली जो है 6:30 बजे सुबह में इस वीडियो को आप देख पाते हैं। कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है तो इसकी वजह से 1-2 दिन लेट होता है, लेकिन मटेरियल आपको कुछ ऐसे ही अच्छा मिलेगा जो डायरेक्ट आपको आर हर एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, अब अगले दिन मिलते हैं आपसे।